हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारी साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही थी और हम टॉपिक पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम में अभी तक हमने पढ़ लिया थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है, और हमने पढ़ा गेस्टाल्टवाद, पावलोव पढ़ लिया हमने, और सीएल हल पढ़ लिया। आज की जो हमारी क्लास है वो स्किनर के सिद्धांत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, तो हम शुरुआत करते हैं स्किनर के सिद्धांत की। पहले स्किनर के बारे में जान लेते हैं। स्किनर क्या है? स्किनर का पूरा नाम क्या है? बोहर्स फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। ये यूएसए से थे, अमेरिका से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे, ठीक है। और ये तो पता लग ही जाएगा कि भाई ये कौन से थे, व्यवहारवादी थे। ये बता देंगे व्यवहारवादी क्यों। व्यवहारवादी किन्हें कहते हैं? जो अपने व्यवहार के माध्यम से सीखते हैं और उसके माध्यम से उन्होंने सिद्धांत निकाले, तो वो मनोवैज्ञानिक क्या कहलाते हैं? व्यवहारवादी। जैसे थोंडाई क्या था? व्यवहार के माध्यम से, बिल्ली व्यवहार के माध्यम से सीख रही थी। पावलो भी कुत्ते के व्यवहार से उसने बताया, ठीक है। गेस्टाल्टवाद में क्या था? उसने दिमाग लगाया था चिंपैंजी ने। तो ये कौन सा था? संज्ञानवादी था। ये कौन सा था? संज्ञानवादी, ठीक है। तो अब इसका भी पढ़ लेंगे। इसको मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। एक बार ये याद रख लेना, इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल बिहेवियर, मौलिक व्यवहारवादी, ठीक है। स्किनर की कुछ बुक्स हैं, उनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो इनकी बुक्स का नाम लिख लो कि भाई कौन कौन सी इनकी बुक्स हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इनकी एक बुक का नाम है वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर। ये जो बुक है वर्बल बिहेवियर, ठीक है, इसका ना विरोध, इसकी आलोचना की थी, इसकी आलोचना की गई है किसके द्वारा? चामोत्स्की, एक मनोवैज्ञानिक है चामोत्स्की, जिसने भाषा विकास के बारे में बताया था। वो हम पढ़ेंगे विकास के अंदर टॉपिक में। चामोत्स्की, उसने उसने आलोचना की थी इस बुक की, वर्बल बिहेवियर की, ठीक है। एक इसकी बुक का नाम है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। एक बुक का नाम है एंजॉय ओल्ड एज, और ये बुक आपको याद रखनी है शेड्यूल। ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, नाम री इन्फोर्समेंट आएगा इसके अंदर, क्योंकि री इन्फोर्समेंट का कंसेप्ट किसने दिया था? स्किनर ने। री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन वाला, वो हम पढ़ेंगे। ये इसकी बुक्स का नाम था। तो पहला पॉइंट क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? बुहर्स फ्रेडरिक स्किनर। कहाँ से थे? यूएसए से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? मौलिक व्यवहारवादी। क्या बोला जाता है? मौलिक व्यवहारवादी। और ये इनकी बुक्स का नाम है। एक तो ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ये वाली, शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम हमारे पढ़ने का तरीका क्या था कि जो भी हमारा सिद्धांत आएगा, तो सिद्धांत में पहले तो हम उसके नाम को पढ़ते हैं कि इसमें क्या, इसके क्या क्या नाम, किन किन नामों से इनको जाना जाता है। हमने नाम वगैरह किससे सीखे थे? प्रयोग के माध्यम से सीखे थे कि भाई प्रयोग पढ़ लेंगे, प्रयोग के माध्यम से नाम भी सीख लेंगे, इसका क्या क्या नाम क्यों पढ़ा, और शिक्षा में इसके क्या उपयोग है, और इस सिद्धांत के अंदर क्या कुछ है इस सिद्धांत के अंदर। हमारा यही तरीका था पढ़ने का। तो शुरुआत करते हैं हम। प्रयोग। स्किनर ने दो प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग तो इसने किया था चूहे के ऊपर। किस पर किया? चूहे पर, ठीक है। ये किया था 1938 में। याद रख लेना 1938, इसकी डेट याद रखना जरूरी है, 1938।
एक प्रयोग और किया था इसने कबूतर के ऊपर, ठीक है। दूसरा प्रयोग किया इसने कबूतर के ऊपर, कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था 1948 यानी 5 साल बाद, 1943 5 साल बाद में। तो पहले हम चूहे के ऊपर जो प्रयोग हुआ उसको पढ़ते हैं और उसके माध्यम से सीखते हैं इसके क्या क्या नाम पढ़े, ठीक है, इसको इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, ठीक है, इसमें इसने क्या इंपॉर्टेंट दिखाया। देखो अभी तक हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था कि एक उद्दीपक होता था जिसके प्रति जो भी जीव है वो उसको देख के उसके प्रति अनुक्रिया करता था। क्या होता था, पहले उद्दीपक होता था, यानी एक चीज़ होती थी कोई उद्दीपक जिसके प्रति वो क्या करता था, अनुक्रिया करता था, ठीक है। तो हमने इसका नाम भी क्या दिया था, स्टिमुलस, और स्टिमुलस के प्रति क्या करता था, रिस्पॉन्स। तो अभी तक हमने थ्योरी का नाम पढ़ा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, ठीक है। इस सिद्धांत में स्किनर ने क्या बोला, स्किनर ने उद्दीपक का रोल खत्म कर दिया। किसका रोल खत्म कर दिया, उद्दीपक का रोल खत्म कर दिया, कि भाई अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसने क्या किया, अनुक्रिया के माध्यम से, अनुक्रिया पहले होने हुई उसके माध्यम से बताया अनुक्रिया से उद्दीपक कैसे जनित होता है, यानी उद्दीपक कैसे बनता है। जैसे एक वर्ड आता है प्रसूत, प्रसूत का मतलब क्या होता है, जन्म होना। तो अनुक्रिया से उद्दीपक कैसे जन्म होता है, फिर उद्दीपक के प्रति वापस अनुक्रिया कैसे होती है। तो इसने ये अपने प्रयोग के माध्यम से बताया है। प्रयोग पढ़ते हैं अपने समझ में आ जाएगा हमें कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अनुक्रिया पहले होती है उद्दीपक बाद में होती है। किसके प्रयोग में, स्किनर के प्रयोग में। अभी तक क्या उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होती है, किसी चीज़ को देख के अनुक्रिया होती है। इसमें क्या उल्टा है, पहले अनुक्रिया होगी फिर उसको उद्दीपक नजर आएगा, फिर वो उद्दीपक के प्रति वापस से अनुक्रिया करेगा, ठीक है। देखो इस प्रयोग में क्या है, एक चूहा है, ये मैं हाईलाइट ले लेता हूँ। इस प्रयोग में क्या है, ये चूहा है, ये क्या है, चूहा है, एक चूहा है। इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है। इस चूहे को क्या बॉक्स में बंद कर दिया गया है, इस बॉक्स का नाम है स्किनर बॉक्स। इस बॉक्स का नाम क्या नाम है, स्किनर बॉक्स, क्योंकि स्किनर प्रयोग किया है, इस बॉक्स का नाम रखा गया स्किनर बॉक्स, ठीक है। ये चूहा है, इस चूहे को ना इस बॉक्स में बंद कर दिया और इसके नीचे ना जैसे वायर लगा दिए जिससे करंट आता है। ये जो वायर दिख रहे हैं ना, इसमें क्या करंट आता है। और चूहे के सामने दो बटन रख दिए, एक ये और एक ये, इसको लीवर बोला जाता है। चूहे के सामने दो लीवर रख दिए और ऊपर क्या एक बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस लीवर के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें पंगा क्या होता है, इसमें ये होता है कि चूहा है ना, इस बॉक्स में चूहे के सामने कोई भी उद्दीपक है नहीं, उसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है इस बॉक्स के अंदर, उसको कुछ भी नहीं पता वो किसके प्रति अनुक्रिया करें, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता। चूहा यहाँ पे कूदा कूदी कर रहा है, ठीक है। तो एक इसमें लीवर है, एक ये लीवर है। अगर ये लीवर वो दबाता है तो ऊपर जैसे हरी लाइट जगती है, ठीक है। और ये वाला लीवर अगर उससे दब जाता है कूदते कूदते, तो ऊपर क्या लाल बल्ब जगता है, ऊपर क्या है, लाल बल्ब जगता है। लेकिन पंगा क्या है, जब ये लाल वाला बल्ब जगता है ना, तब तो चूहे को ना इसके ऊपर करंट आता है, ये जो तार लगे हुए हैं इसके ऊपर क्या करंट आता है। लेकिन हरी बत्ती जलती है ना, तब क्या है, ये जो बाहर उसने एक छेद बनाया था, उस हरी बत्ती से जगने से हरे वाला जो लीवर दबता है उसके दबने से ये इसमें से अनाज का टुकड़ा निकलता है और चूहे के पास आता है और चूहा उसको खाता है। तो मुझे ये बताओ कि पहले इसमें उद्दीपक था क्या, उद्दीपक क्या है जिसके प्रति वो अनुक्रिया करे, उद्दीपक क्या, अनाज के दाने, अनाज के दाने तो इसके सामने है ही नहीं जो उसके प्रति वो अनुक्रिया करे, इसलिए उद्दीपक का रोल इसमें क्या है, नहीं होता है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, अनुक्रिया, उद्दीपक के प्रति नहीं, अभी तक उसके सामने उद्दीपक है ही नहीं, तो वो अनुक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है अनुक्रिया, कि भाई वो कूदा कादी कर रहा है, बॉक्स में क्या कर रहा है, बेचारा बोर हो रहा है अकेला, तो कूदा कादी कर रहा है। अगर लाल वाला लीवर उससे दब जाता है ना, तो उसको करंट आ गया, वो सोचे यार मेरे को करंट आ गया। फिर हरे वाला अगर दबता है ना, तब उसके सामने क्या है, अनाज आ जाता है और वो खुश हो जाता है, अनुक्रिया करता है। अब करंट नहीं लग रहा, उसको मिल क्या रहा है, अनाज मिल रहा है, ठीक है। यानी इसमें देखो एक पॉजिटिव भी आ रहा है कि भाई उसको अनाज मिल रहा है, एक नेगेटिव भी आ रहा है कि करंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन चूहा क्या करता है, चूहा बेचारा शाना आदमी है, ठीक है, क्या करता है कि उसके सामने नेगेटिव वाला तो उसको चाहिए ही नहीं, उसको ये दिख रहा है कि अगर मैं ये हरे वाला मेरे से दब रहा है ना, तब मेरे को अनाज मिल रहा है,
ठीक है, हरे वाला दब रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो बताओ वो नेगेटिव के प्रति अनुक्रिया करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरह अनुक्रिया करेगा। तो उस मतलब उसने सीख लिया कि भाई अगर मैं ये हरे वाला लीवर दबाऊंगा तो मुझे अनाज मिलेगा। ठीक है, अब अनाज उसके लिए क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। अब वो इस उद्दीपक के प्रति क्रिया करेगा। अब उद्दीपक के प्रति क्रिया क्या करेगा कि वो ग्रीन वाला लीवर ही दबाएगा। अब ये उद्दीपक हो गया ना, इसके प्रति अनुक्रिया करेगा। पहले सिर्फ अनुक्रिया कर रहा था, कोई उद्दीपक नहीं था। फिर अनुक्रिया करने से उसको उद्दीपक मिला अनाज। क्या अब उसका लक्ष्य हो गया कि मुझे तो अनाज खाना है भाई, करंट थोड़ा ना खाऊंगा मैं, अनाज खाऊंगा। तब उसको उद्दीपक मिल गया। अब उस उद्दीपक के प्रति वो क्या करता है, सही अनुक्रिया करता है कि भाई हाँ अब तो मेरे को ये वाला लीवर ही दबाना ताकि मुझे अनाज मिले। तब इसलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, पहले अनुक्रिया होती है, बाद में क्या मिलता है, उद्दीपक। फिर उद्दीपक के प्रति वापस से वो अनुक्रिया करता है। तो ये हमारा प्रयोग था। अगर वो लाल वाला दबाता है तो उसको करंट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं, करंट मिलता है। तब ये बताओ कि इस क्रिया में क्या इंपॉर्टेंट हुआ कि भाई हाँ अनुक्रिया करने से उसको अनाज मिला। अनाज मिलने से उसको क्या मिला, एक प्रकार का पुनर्बलन मिला। क्या मिला, पुनर्बलन। और ये पुनर्बलन ही स्किनर है। बस ये पुनर्बलन का जो नाम है ना, ये स्किनर है। इस पुनर्बलन के लिए वो क्या करता है, वापस से अनुक्रिया करता है। ठीक है, इस पुनर्बलन के लिए, पुनर्बलन के कौन बन गया, अनाज का दाना बन गया। ठीक है, इस पुनर्बलन के प्रति वापस से वो अनुक्रिया करता है। तो ये हमारा प्रयोग था। अब इस प्रयोग के माध्यम से हम देखते हैं इसका क्या क्या नाम है। ठीक है, पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, पुनर्बलन का मतलब होता है, ऐसे समझ लो कि भाई हाँ एक खुशी मिल गई, संतुष्टि मिल गई, एक संतोष मिल गया। ठीक है, जैसे देखो ये पुनर्बलन का संतोष जो वर्ड है, हमने ये पढ़ा था संतोष वर्ड, ये हमने कहाँ पढ़ा था, थॉर्नडाइक में। थॉर्नडाइक के 3 रूल पढ़े थे, 3 मुख्य रूल, टेप, जिसमें से एक नियम पढ़ा था प्रभाव का नियम। कौन सा नियम, प्रभाव का नियम। तो कहीं ना कहीं ये जो नियम है ना स्किनर का, ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के ऊपर आधारित है। कैसे कि भाई प्रभाव का मतलब क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चीज़ मिलेगी तो वह उस चीज़ को वापस करेगा, नेगेटिव चीज़ मिलेगी तो उस चीज़ को वापस नहीं करेगा। यही देखो, अगर अनाज मिल रहा है तो वापस से वह वही अनुक्रिया कर रहा है, हरे बटन को दबा रहा है। करंट लग रहा है तो उसको नहीं दबा रहा है, तो मतलब प्रभाव, इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट इस नियम के ऊपर ही आधारित है कि भाई प्रभाव पड़ रहा है, उसको बढ़िया संतुष्टि मिल रही है। तो ठीक है, तो ये हमारा रूल है। अब इस रूल के नाम से हम देखते हैं इसका क्या क्या नाम पड़ता है, प्रयोग के नाम। पहला इसका नाम है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। हमने पावलोव का नियम पढ़ा था, पावलोव में भी अनुबंध बना था, इसमें भी अनुबंध बना है ना उसके साथ कि भाई हाँ वो तो हरे बटन ही दबाएगा, लाल वाला बटन नहीं दबाएगा। लेकिन जो पावलोव का नियम था वो अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित था। कौन सी क्रियाओं पर आधारित था, अनैच्छिक क्रियाओं पर। उसमें जो कुत्ता था जिसकी लार टपक रही थी वो ऑटोमेटिक थी, उसकी इच्छा से नहीं थी, ऑटोमेटिक थी। मतलब उसमें कुत्ता पैसिव फॉर्म में था, यानी सक्रिय नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अनैच्छिक नहीं है। उसका जो अनाज का जो मिलना है, अनाज के प्रति अनुक्रिया उसने ऐच्छिक खुद से नहीं की, वो तो अनाज उसको मिल गया फिर उसने किया। पहले जो अनुक्रिया की थी उसने, वो अनाज के प्रति उसने नहीं की थी। तो इसमें क्या, वो एक्टिव है, तो उसके एक्टिव होने के से अनुबंध बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, एक्टिव है इसलिए सक्रिय बढ़ाया गया। इसमें क्या, पेसिव था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। अनुबंध कैसे बना, उसके सक्रिय होने से बना है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्किनर का जो नियम है वो ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित है, ऐच्छिक क्रियाओं पर। यूं ही है वो, ऐसे नहीं है कि उद्दीपक को देख के अनुक्रिया करेगा, नहीं, खुद से ही वो अनुक्रिया कर रहा है, खुद से ही क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट मतलब सक्रिय, ऑपरेट कंडीशनिंग मतलब अनुबंध बनना। ऑपरेंट कंडीशनिंग बिना उद्दीपक के है ना, ऐच्छिक क्रियाओं पर है, उद्दीपक के लिए उसने क्रिया नहीं की। ठीक है, अनुक्रिया के बाद में उसे उद्दीपक मिला। तो पहला इसका नाम हो गया ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित मतलब सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। अब देखते हैं 2 नंबर पे इसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंध। क्रिया प्रसूत अनुबंध, इसका मतलब क्या है, देखो पहले क्रिया हुई, फिर क्रिया से प्रसूत मतलब जन्म हुआ, किसका, उद्दीपक का, और फिर उसके साथ अनुबंध बन गया। तो इसका नाम क्या होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत।
तो दूसरा नाम इसका क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। यानी क्रिया होने के बाद में अनुबंध बना है, पहले क्रिया हुई है इसलिए पहले क्रिया आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा इसका नाम देखते हैं क्या है, क्रियात्मक अनुबंध। वही क्रिया पहले हो रही है। चौथा इसका नाम क्या है, प्रेरणास्पद अनुबंध। प्रेरणास्पद अनुबंध क्यों बोला गया इसको, क्योंकि उसको पहले उद्दीपक नहीं मिला था, उसको उद्दीपक की प्रेरणा मिली थी कि भाई हाँ इस लीवर को दबाने से उद्दीपक मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको प्रेरणात्मक अनुबंध कहा जाता है। फिर अगला इसका नाम क्या है, निमित्तिक अनुबंधन। देखो पावलो में भी तो अनुबंध बना था, इसमें भी अनुबंध, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, उसमें जो हमारा जीव था वो अनैच्छिक क्रिया कर रहा था, इसमें क्या इच्छा से क्रिया कर रहा है, वो पैसिव फॉर्म में था, ये एक्टिव फॉर्म में है। नैमित्तिक अनुबंध, इसको नैमित्तिक अनुबंध क्यों कहा जाता है, नैमित्तिक का मतलब होता है एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना, उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवहार करना। पहले उसको उद्देश्य मिला, उद्दीपक मिला नहीं, बाद में उसको उद्दीपक मिला, फिर उद्दीपक के प्रति उसने अनुक्रिया की। मतलब पहले देखो उसने क्या करी, पहले उसने रिस्पॉन्स दिया, फिर उसको रिस्पॉन्स से क्या मिला, उसको जन्म हुआ, उसका प्रसूत हुआ क्या, स्टिमुलस का, फिर उसने स्टिमुलस के प्रति वापस रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है उद्देश्य की पूर्ति है। तो अब उसको उद्देश्य मिलना, उसका उद्देश्य क्या था, अनाज को प्राप्त करना, ना कि करंट लगना। तो करंट वाला तो उसने छोड़ दिया, उद्देश्य उसने कौन सा, अनाज वाला उसने अपना लिया। ठीक है, इसलिए इसको RS थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अगला नाम है इसका RS थ्योरी। अभी तक हमने पढ़ा SR थ्योरी, पहले उद्दीपक होता था, उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते थे। अब की बार इसमें क्या है, पहले अनुक्रिया हुई है, पहले क्या हुआ है, रिएक्शन, फिर रिएक्शन से क्या मिला, स्टिमुलस, यानी उद्दीपक मिला, स्टिमुलस मिला। ठीक है, तो इसलिए इसको RS थ्योरी बोला जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, क्रिया, अनुक्रिया, उद्दीपक, उद्दीपक बाद में, अब की बार पहले कौन है, उद्दीपक है, अनुक्रिया है, या क्रिया बोल सकते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। ठीक है, तो इसको RS थ्योरी या फिर R टाइप थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि अनुक्रिया इसमें इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला नाम इसका क्या है, ठीक है, इसका ऊपर हमने नाम पढ़ा कौन सा, क्रिया प्रसूत ऑपरेंट थ्योरी, ये पढ़ा था ऑपरेंट थ्योरी। ऑपरेंट थ्योरी का मतलब क्या था, ऐच्छिक क्रियाओं पर। ठीक है, मतलब पहले ऑपरेंट बाद में हुआ, ऑपरेंट क्या हुआ, बाद में हुआ, पहले कुछ नहीं था उसके पास। तो इसको रिक्त प्राणी उपागम भी बोला जाता है, रिक्त प्राणी उपागम। जब वो पिंजरे में गया था तो उसको थोड़ा ना पता था मेरे को उद्दीपक मिलेगा, मेरे को अनाज मिलेगा, उसको थोड़ा ना पता था मेरे करंट आएगा, तो पहले रिक्त था, तो इसलिए इसे रिक्त प्राणी उपागम भी कहा जाता है। अगला इसका नाम है साधनात्मक अनुबंध। साधनात्मक अनुबंध, अभी ऊपर अपने ने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटल, क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत मतलब एक क्रिया के लिए, उस क्रिया की वजह से उसको एक जन्म हुआ, किसका, उद्दीपक का, यानी उसको एक साधन मिल गया। क्या मिल गया, उसको एक साधन मिल गया। क्या कह सकते हैं इसको अपने, हम कह सकते हैं कि पुनर्बलन, यानी उसको क्या मिला, अनाज मिला, पहले अनाज उसके लिए क्या था, पुनर्बलन। तो पुनर्बलन से व्यवहार को दिशा देना। बताओ उसने दिशा दी नहीं दी, उसको पुनर्बलन मिला, अनाज मिला, फिर उसको दिशा मिल गई, क्या दिशा मिली कि भाई हाँ अब तो मेरे को अनाज ही खाना है, मेरे को हरे वाला ही दबाना है, लाल वाला नहीं दबाना। तो दिशा देना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उसको दिशा मिल गई, तो इसलिए इसको बोला जाता है साधन। एक साधन का यूज हो गया ना उसके पास, तो इसको बोल दिया पुनर्बलन से व्यवहार को दिशा देना। तो ये इसका नाम था। ठीक है, स्किनर बॉक्स हमने पढ़ा, कौन सा बॉक्स है, उस बॉक्स को बोला जाता है स्किनर बॉक्स। ठीक है, वैसे इसको बोला जाता है मानक पर्यावरण कक्ष। ठीक है, अगला इसका नाम है कार्यात्मक। देखो पहले क्रिया आ गई तो समझ लेना किसकी है, वो हमारे स्किनर की है। प्रतिबद्ध मतलब अनुबद्धता, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत।
तो ये सारे इसके क्या है, नाम है। पहला प्रयोग किस पे किया, चूहे पे, और अगला प्रयोग उसने किया था 1943 में कबूतर पे। कबूतर पे भी उसने क्या प्रयोग किया, बस करंट वगैरह नहीं लगाया कबूतर के लिए, उसने क्या है ऐसे लीवर रख दिया, अगर उससे लीवर दब रहा है तो अनाज का टुकड़ा इसके अंदर आ रहा है कबूतर के लिए, ठीक है। लीवर दब रहा है तो अनाज का टुकड़ा आ रहा है। तो पहले उसने अनाज को नहीं देखा, कबूतर ने भी। इसमें क्या है, अनाज को नहीं देखा, कबूतर से लीवर दब गया तो अनाज आ गया, लीवर दब गया अनाज आ गया, तो कबूतर सीख गया कि भाई मुझे लीवर को दबाना है। तो इस प्रकार से उसने व्यवहार सीखा, क्रिया से व्यवहार सीखा। किससे सीखा, क्रिया से व्यवहार सीखा, ठीक है। और प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के ऊपर आधारित है। प्रभाव, उसको इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर कि भाई हाँ अगर करंट लगेगा तो मैं भैया नहीं लूँगा, इसलिए इसे प्रभाव के नियम इस पर आधारित है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर ही ये आधारित है। तो ये तो इसके नाम वगैरह थे, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम इसके अंदर, एक नोट बना लेते हैं छोटा सा। यदि किसी प्राणी के क्रिया करने से, पहले क्रिया हुई थी ना, क्रिया करने से उद्दीपक की प्राप्ति होती है। उद्दीपक मतलब एक लक्ष्य की, एक टारगेट की प्राप्ति होती है, एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब उद्दीपक जो था उसके लिए पुनर्बलन भी था। क्या था, पुनर्बलन। यदि उसको पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, अनाज उसके लिए पुनर्बलन था, एक संतोष था, प्रोत्साहन था उसके लिए। पुनर्बलन की क्रिया करने से प्राप्ति होती है, तो प्राणी बिना उद्दीपक के अनुक्रिया करने के अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है, उसको पुनर्बलन मिलना जरूरी है, संतोष की प्राप्ति होनी जरूरी है, ठीक है। अगर क्रिया कर रहा है, अगर पुनर्बलन नहीं मिला तो उसका क्रिया करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्रिया करने से पुनर्बलन को प्राप्त करना, ये इसका इस जो थ्योरी है उसका मेन कंसेप्ट है कि क्रिया से पुनर्बलन की प्राप्ति होना। अगर पुनर्बलन नहीं है तो आगे वो क्रिया वापस से नहीं करेगा। अगर मान लो उसको अनाज नहीं मिलता तो क्या वो करंट ही खाता रहता, नहीं खाता भाई करंट, ठीक है। तो अनाज उसके लिए आगे क्रिया करने का एक माध्यम था, आगे क्रिया करने का एक साधन था, एक जरिया था कि अगर उसको अनाज मिल रहा है तो फिर वो वापस वो क्रिया कर रहा है, ठीक है। अगर अनाज नहीं होता तो वो आगे वो क्रिया नहीं करता। तो ये इसका मुख्य कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो इसकी केंद्रीय अवधारणा कह सकते हैं, इसकी केंद्रीय अवधारणा क्या है, पुनर्बलन, ठीक है। पहले रिएक्शन होता है, फिर उसको पुनर्बलन मिलता है उद्दीपक के रूप में, पुनर्बलन मिलता है उद्दीपक के रूप में, फिर वो उद्दीपक के प्रति वापस से अनुक्रिया करता है। तो ये इस सिद्धांत का मुख्य अवधारणा है इसकी। आगे देखते हैं। स्किनर ने ना शुरू में 2 प्रकार की अनुक्रिया बताई थी। स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रिया बताई। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की अनुक्रिया बताई। जब वो प्रयोग कर रहा था तो उसने 2 प्रकार की अनुक्रिया बताई। ऐसे नहीं है कि उसने थॉर्नडाइक को देख के प्रभाव का नियम, वो तो बाद में पता चला ना कि भाई ऐसा जो नियम इसने किया है वो थॉर्नडाइक के नियम जैसा है। थॉर्नडाइक का जो इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट था उसके जैसा ही नियम है। तब कहा जाता है कि भाई हाँ इसका जो नियम है वो थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। थॉर्नडाइक के कौन से नियम पर, लॉ ऑफ इफेक्ट के नियम पर आधारित है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से नियम पर आधारित है, लॉ ऑफ इफेक्ट के नियम पर आधारित है थॉर्नडाइक के, ठीक है। तो इसने 2 प्रकार की अनुक्रिया बताई थी। नंबर 1 अनुक्रिया है जिसको बोला जाता है प्रतिवादी अनुक्रिया, क्योंकि इसने अनुक्रिया पर ही जोर दिया है मेन तो, या इसको बोलते थे प्रकाशित अनुक्रिया, ठीक है। इसने 2 प्रकार की अनुक्रिया बताई, प्रतिवादी अनुक्रिया या प्रकाशित अनुक्रिया। प्रतिवादी मतलब किसी चीज के प्रति अनुक्रिया करना, प्रकाशित मतलब प्रकाशन के बाद में अनुक्रिया करना। तो ये जो थ्योरी है ये एसआर थ्योरी पर डिपेंड है कि किसी चीज के प्रति अनुक्रिया करना, ठीक है। एक तो ये इसने अनुक्रिया बताई कि कौन सी अनुक्रिया होती है, किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, उद्दीपक के प्रति होने वाली
अनुक्रिया, इसमें उद्दीपक उपस्थित होता है। दूसरे उसने बताई, दूसरी अनुक्रिया कौन सी बताई, उसने बताई क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। जैसे RS बोलते हैं, जैसे हम उत्सर्जित अनुक्रिया भी बोला जाता है, उत्सर्जित। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, क्रिया के प्रसूत, यानी क्रिया होने के प्रसूत अनुक्रिया, मतलब पहले क्रिया हुई, फिर उसे उद्दीपक प्रसूत हुआ, फिर वापस से अनुक्रिया हुई, तो इसको बोलते हैं क्रिया के प्रसूत अनुक्रिया होना। ठीक है, तो मैं इसमें क्या होता है, पहले क्या होती है, अनुक्रिया होती है, फिर अनुक्रिया से किसका किसका जन्म होता है, कौन प्रसूत होता है, उद्दीपक प्रसूत होता है, फिर उसके प्रति वापस अनुक्रिया होती है। तो इसकी कौन सी अनुक्रिया का इसने वर्णन किया है, क्रिया के प्रसूत अनुक्रिया होना। एक उसने कौन सी अनुक्रिया बताई, उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया। लेकिन अभी तक जो नियम था उसमें सारी यही था थॉर्नडाइक का। इसने क्या किया, आगे थ्योरी को चेंज कर दिया, RS थ्योरी बना दिया कि क्रिया के प्रसूत अनुक्रिया होना। लेकिन अनुक्रिया तो इसने दो प्रकार की बताई थी, ठीक है, लेकिन जो इसका नियम है वो इस नियम पर आधारित है कि अनुक्रिया के प्रति अनुक्रिया होना। ठीक है, ये तो इसने बताई है कि दो प्रकार की अनुक्रिया होती है, लेकिन इसका जो नियम है वो इस पर आधारित है कि अनुक्रिया के प्रति उद्दीपक मिलना, उद्दीपक के प्रति फिर वापस से अनुक्रिया होना। ठीक है, अब बात करते हैं पुनर्बलन की। किसकी बात करते हैं, पुनर्बलन की, जो इस नियम का मुख्य आधार है, पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन नाम से स्पष्ट है, इसको बोला जाता है री इन्फोर्समेंट। उसने अपने व्यवहार को बदला था ना, देखो करंट लग रहा था तो वो वाला व्यवहार नहीं कर रहा, अनाज मिल रहा है तो वो वाला व्यवहार वो कर रहा है। तो मतलब उसका उसने सीख लिया व्यवहार को कि भाई हाँ, अगर कोई मुझे हमें पॉजिटिव चीज़ें देती है तो हमें वही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और क्या सीखा उसने कि अगर नेगेटिव चीज़ें मिलती है तो वो वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मतलब री इन्फोर्समेंट होता है ना, वो कुछ ना कुछ सिखाता ही है। तो री इन्फोर्समेंट से जो अधिगम होता है वो हमेशा बढ़ता ही है, जो लर्निंग हमारी जो होती है वो हमेशा बढ़ती है। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई नेगेटिव चीज़ें तो लर्निंग नहीं बढ़ेगी। ठीक है, लर्निंग पुनर्बलन से हमेशा अधिगम बढ़ता ही है। ठीक है, पॉजिटिव हुआ तो हम और उसको आगे बढ़ाएंगे, नेगेटिव हुआ तो वो चीज़ नहीं करेंगे, तो वो भी तो एक सीखना ही है। ठीक है, तो पुनर्बलन से हमेशा सीखना बढ़ता ही है, लर्निंग जो हमेशा बढ़ती है। ठीक है, इसने दो प्रकार के पुनर्बलन का जिक्र किया है। एक जिक्र किया है पॉजिटिव यानी धनात्मक पुनर्बलन, जैसे इसके नियम में स्पष्ट था कि भाई अनाज मिल रहा था हरे वाला लीवर दबाने से, जिससे जिससे हरी लाइट जगती है वो वाला लीवर दबाने से, तो बार बार वह धनात्मक वाली अनुक्रिया कर रहा था। और दूसरा जो ऋणात्मक थी उस अनुक्रिया से वो बच रहा था, तो वो भी तो सीखना हुआ। ऋणात्मक अनुक्रिया, दो प्रकार का पुनर्बलन इसने बताया है। ठीक है, जैसे हम बात बात कर सकते हैं कि अगर हमें भोजन मिलता है, धनात्मक में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे भोजन मिलता है तो हम जिस वजह से भोजन मिल रहा है तो वही अनुक्रिया वापस दोहराते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक में क्या है, जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ है कि भाई जो करने से हमें नुकसान हो रहा है तो हम वो चीज़ नहीं करते हैं, उससे बचते हैं। ठीक है, बचने बचने को उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है, जैसे बिजली का मान लो नंगा तार है, हाथ लगाते करंट आता है, तो मतलब अगली बार से हम क्या सोचेंगे, इसके ऊपर हाथ नहीं लगाना है, तो वो ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, ये सकारात्मक पुनर्बलन दो प्रकार के हो गए अलग। तो जैसे इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई हमें पुरस्कार दे दिया, हमने अच्छा गाना गाया, पुरस्कार दिया, तो हम बोलेंगे अगली बार और बढ़िया गाएंगे। ठीक है, हमने गाना गाया और क्या नाम है भाई, हमारे गाने को पुरस्कार नहीं, लोगों से गालियाँ मिली, तो भी हम सोचेंगे हमें अच्छा गाना है। तो इसलिए तो मैंने कहा कि पुनर्बलन से हमेशा क्या होती है, लर्निंग बढ़ती है। ठीक है, तो ये थे पुनर्बलन, दो प्रकार से इसने बताया था। इसके बाद में स्किनर ने कुछ कुछ शब्दों का यूज किया है, जैसे मैं चार पांच शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे। नंबर एक देख, तो पुनर्बलन तो हमने पढ़ ही लिया, पहला शब्द। तो पुनर्बलन किसने दिया है, ये शब्द ही किसने, री एनफोर्समेंट शब्द किसने दिया है, हमारे स्किनर भाई साहब ने। पहला शब्द तो ये हो गया। दूसरा शब्द इसने एक शब्द दिया चेनिंग, चेनिंग यानी श्रृंखला। एक इसने शब्द दिया शेपिंग, क्या शब्द दिया, शेपिंग। शेपिंग इंग्लिश में याद रखना, ऐसे भी लिखा जा सकता है शेपिंग, और ये भी लिखा आ सकता है ऐसे, देखो चेनिंग ऐसे लिखा आ सकता है, चेनिंग मतलब श्रृंखला, ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो इंग्लिश में हमेशा याद रखना चाहिए, शेपिंग का मतलब क्या, आकार देना, क्या देना, आकार देना या ढलना। ठीक है, एक इसने शब्द दिया वंचन, डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन, एक इसने ये शब्द दिया है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं ये शब्दों का अर्थ क्या है। पुनर्वर्ण तो हमने पढ़ लिया, सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। देखो चेनिंग क्या है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे पहले हमारा वर्ड है चेनिंग, कौन सा वर्ड है, चेनिंग। चेनिंग का मतलब क्या था, श्रृंखला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे भी, जो स्किनर है उसने बताया है कि सीखना जो होता है ना वो छोटे छोटे खंडों में बांट कर सीखना होता है, छोटे छोटे खंडों के माध्यम से सीखना, उसको इसने क्या बोला, चेनिंग बोला है। श्रृंखला के छोटे छोटे खंडों के माध्यम से तार्किक क्रम में जोड़कर सीखना, उसको उसने क्या बोला है, चेनिंग बोला है। जैसे देखो चूहा, चूहा क्या था हमारा, पिंजरे में आया, सबसे पहले पिंजरे में एंटर किया, एंटर करते ही उसने लीवर के ऊपर मान लो उसका पैर पड़ा, ठीक है, लीवर के ऊपर क्या पैर पड़ा। तो पहले तो पहली बात तो चूहा है, आया, उसने लीवर को देखा तो उसके पास गया, तो पहले तो उसने क्या सीखा कि मुझे इसके पास जाना है, ठीक है। फिर उसने दबाया उसको, उसको दबाना मतलब देखो पहली पहली क्रिया क्या की उसने, उसके पास गया। फिर नेक्स्ट प्रक्रिया क्या की उसने उसने उसको दबाया। फिर अगला उसको पता लगा मेरे को करंट आ रहा है, तो वो दूर हट गया, दूर हट गया, तो ये भी सीखना है, दबाना भी सीखना है, दूर हट गया भी सीखना है। देखो टुकड़े में चल रहा है और क्रम से चल रहा है। फिर दूर हट गया तो फिर दूसरे उसने दूसरा वाला लीवर दबाया, सेकंड वाला लीवर दबाया, ठीक है, उसके पास गया, सेकंड बार उस दूसरे लीवर के पास गया, फिर उसको दबाया, ठीक है। फिर उसको क्या मिला, अनाज का टुकड़ा मिला, ठीक है। फिर ये तो ये क्रम में हो रहा है और छोटे छोटे भागों से जोड़ जोड़ के उसको सीख रहे हैं, तो इसलिए इस चीज़ को क्या बोला जाता है, चेनिंग। तो इसका इसको भी किसने बताया था, हमारे स्किनर ने। फिर हुई थी शेपिंग, देखो पहले क्या हुई थी, चेनिंग, कि भाई हाँ उसके पास गया, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रम से उसको जोड़ रहा है, श्रृंखला में उसको सीख रहे हैं। फिर क्या हुआ था हमारे पास, शेपिंग। शेपिंग का मतलब क्या है, व्यवहार को उस दिशा में ढालना, ठीक है। व्यवहार को उस दिशा में उसने कैसे डाला, पहले तो क्या था, अगर लाल वाली जड़ी थी उसको करंट आया था, फिर वो हरी वाली दबाई, तब क्या हुआ, उसने बार बार उस हरी वाली को ही दबाया, मतलब उसने खुद को कैसे डाल दिया कि मेरे को तो हरी वाली को ही दबाना है, क्यों, उससे क्या मिल रहा है, उसको अनाज मिल रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, करंट लग रहा है, तो उसने क्या व्यवहार को एक दिशा दे दी कि मेरे को तो सिर्फ अनाज वाला ही दबाना है, तो ये भी उसने सीखा। तो शेपिंग का मतलब क्या था, शेप देना, उसको दिशा देना, ठीक है। तो ये वर्ड भी समझ में आ गया। फिर वर्ड है वंचन, डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन इंग्लिश का वर्ड है जिसको बोला जाता है भूख मरना, भूख मरना। अगर मान लो पेट भरे हुए चूहे को अंदर डाल देते हैं तो क्या वो अनाज खाता, नहीं खाता, तो मतलब उसका भूखा रहना भी जरूरी था, मतलब उसको उस चीज़ से वंचित रहना भी जरूरी था। अगर मान लो किसी चीज़ से हम वंचित ही नहीं होगे तो हम क्यों अनुक्रिया करेंगे, और क्यों हमें अगर अब पुनर्वर्ण मिल गया तो हम वापस से क्यों उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, अगर हम किसी चीज़ से वंचित नहीं, हमारे पास अगर वो चीज़ है ही तो इसने एक ये वर्ड भी दिया, वंचन, डिप्रीवेशन। तो ये सारे वर्ड क्लियर हो गए, ये सारे वर्ड्स किसने दिए, हमारे स्किनर भाई साहब ने। आगे चलते हैं हम। देखो हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, चेनिंग को पढ़ा, किसको पढ़ा, चेनिंग को, यानी छोटे छोटे खंडों के माध्यम से सीखना, छोटी छोटी अनुक्रियाएं करना, क्या करना, छोटी छोटी अनुक्रिया करके श्रृंखला बनाना, छोटी छोटी अनुक्रिया, फिर वो श्रृंखला बन जाती है, फिर उसके माध्यम से व्यवहार करना, या उसके माध्यम श्रृंखला के माध्यम से व्यवहार को सीखना, क्या कहलाता है, चेनिंग। ये हमने पढ़ा। तो इसने इसने ना स्किनर ने एक विधि बताई थी, कौन सी विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ये, मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, तभी तो बॉक्स में डाल दिया तो मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अभिकर्मित अनुदेशन, किसको इसका जनक माना जाता है, स्किनर को। जनक कौन है भाई साहब इसका, स्किनर। अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग, लाइनर कहाँ लिख दिया मैंने, प्रोग्राम लर्निंग, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रोग्राम लर्निंग, अभिकर्मित अनुदेशन।
ठीक है। जनक कौन है इसका? स्किनर। देखो इसमें क्या होता है अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब क्या, देखो अभिकर्मित, कर्मित मतलब कर्म से, कर्म से अनुदेशन इंस्ट्रक्शन देना, कर्म से अनुदेशन के माध्यम से सीखना। अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब क्या था? कर्म से अनुदेशन के माध्यम से सीखना। तो इसका जनक किसे माना जाता है? स्किनर को। देखो छोटे छोटे टुकड़ों में ही तो होता है ना, क्रम से, श्रृंखला के माध्यम से, जिसको क्या बोला था हमने? चेनिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इस विधि के अंदर क्या होता है, पहला पॉइंट इस विधि में क्या है, जो भी विषय वस्तु है, जो भी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है। ये एक विधि है जो उसमें भी टीचिंग मेथड्स में भी आती है, अभिकर्मित अनुदेश। हमें यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत एक बार। विषय वस्तु से छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, छात्र जो है इस विधि में क्या करता है? अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया। ठीक है। और अनुक्रिया करता है तो उसको उसके बाद में क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पुनर्बलन। ठीक है। तो ये विधि है जो पूरा तो उसमें टीचिंग मेथड में दिया गया है, वहाँ पढ़ लोगे। बस हमें तो इतना बताना था कि भाई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसको क्या बोलना, छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से सीखना कहलाता है चेनिंग। और ये दिया किसने है? अभिकर्मित अनुदेशन। स्किनर का नाम है इसलिए यहाँ पे आ गया अभिकर्मित अनुदेशन। बाकी इस प्रयोग का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना लेना देना जरूर है भाई, यहाँ श्रृंखला के माध्यम से सीखना, एक विधि बना दी गई टीचिंग की, अभिकर्मित अनुदेशन। लर्निंग लर्निंग की एक विधि बना दी गई जो उसमें आती है हमारे टीचिंग मेथड्स में। ठीक है। इसका जनक कौन है? स्किनर। और 1954 में प्रतिपादन हुआ था। और लीनियर जो इसका एक विधि के 3 पार्ट है, जिसमें से एक रेखीय अनुदेशन आता है। कौन सा? रेखीय या बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। पढ़ ही लेते हैं इसको, 1954 में दिया था जो स्किनर ने दिया। उसके बाद में एक शाखी आया था, वो क्राउडर ने दिया था। और एक अवरोही आया था जिसे मैथमेटिक्स होता है, वो आया था। तो हम तो सिर्फ स्किनर का पढ़ रहे, तो स्किनर का पढ़ लेते हैं। दिया था इसने बाह्य या फिर रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। देखिए भाइयों को क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है। लीनियर प्रोग्राम्ड लर्निंग, पहले से प्रोग्राम्ड है लर्निंग। दिया किसने? 1954 में। किसने दिया? स्किनर ने। 3 प्रकार की अभिकर्मित अनुदेशन होती है। पहला ये है, दूसरा जो है वो है हमारा शाखी है, ये रेखी है, वो शाखी है जो किसने दिया? क्राउडर ने। और तीसरा है अवरोही, मैथमेटिक्स वाला, जिसको बोलते हैं अवरोही या मैथमेटिक्स, वो हमारा दिया था गिलबर्ट ने। ठीक है। तो हम बाह्य रेखिया पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, ऐसे मान लो कि भाई जैसे ये क्वेश्चन आ गए कई सारे, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, उस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। 5 प्रश्न आगे, पहले पहले उसने टिक किया, उसका जवाब दे दिया, फिर आगे चला गया। मतलब विषय वस्तु है, उसको ऐसे बांट दिया। मान लो उसके प्रश्नों को ऐसे बांट दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहला प्रश्न दोगे, फिर उसके बाद में अगर पहला प्रश्न दे दिया, तब उसका जवाब देने के बाद में दूसरा प्रश्न खुलेगा। फिर दूसरा दे दिया, फिर तीसरा प्रश्न खुलेगा। फिर तीसरा दे दिया, फिर चौथा प्रश्न खुलेगा। फिर चौथा दे दिया, फिर 5वां प्रश्न खुलेगा। फिर उसके बाद में उसका सारा विवरण आ जाएगा पूरा होने के बाद में कि भाई हाँ, इन प्रश्नों के माध्यम से क्या क्या सिखाया गया है। ठीक है। ये जो है छोटे बच्चों के लिए होता है। किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए। ठीक है। लास्ट में इसका विवरण मिलता है। लेकिन जो शाखीय होता है उसमें देखो क्या होता है, शाखीय भी पढ़ लेते हैं। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन इसमें क्या होता है, ऐसा ही होता है देखो। लेकिन मान लो पहला प्रश्न दिया ना, तो हाथों हाथ पहला प्रश्न जैसे जवाब दे दिया उसका, अगर सही जवाब है, इसमें क्या होता है, सही जवाब है तो अगले जवाब की ओर बढ़ता है वो, फिर सही जवाब है तो फिर अगले जवाब की ओर बढ़ता है, पुनर्वर्ण मिलता है। क्या मिलता है? पुनर्वर्ण। तभी आगे जाया जाता है, नहीं तो नहीं जाया जाता। अगर पहला सवाल छोड़ दिया तो दूसरे पर नहीं जा सकते। इसमें भी देखो क्या होता है, पहला दे दिया जवाब, अगर गलत जवाब है या सही जवाब है जो भी है, तो इस प्रश्न को जवाब देने के बाद में एक साइड और खुल जाता है और उसके अंदर इसका विवरण दिया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं, फिर इसके अंदर एक और साइड खुल जाती है। ठीक है। उसका जवाब लिखा होता है। मान लो कोई बुक है, मान लो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न बुक नहीं, ऐसे मान लो कंप्यूटर पे कोई, जैसे हम
ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, पहला प्रश्न दिया, पहला प्रश्न का जवाब दे दिया, तो साइड में उसके नीचे उसका विवरण आ जाएगा, भाई हाँ इस प्रश्न में ये जो ऑप्शन थे उसका मतलब क्या था, और प्रश्न के अंदर जो दिया गया उसका मतलब थोड़ा बहुत विवरण दे दिया। इसमें हाथों हाथ विवरण देते हैं, इसमें लास्ट में विवरण देते हैं। इन दोनों में ये फर्क है। ये किसने दिया था? क्राउडर ने। ठीक है। और तीसरा अवरोही मैथमेटिक्स, वो है अवरोही या मैथमेटिक्स। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं फिर उसके बारे में क्या क्या दिया है वो भी पढ़ सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है जो ऊपर वाला है। ठीक है। अवरोही मैथमेटिक्स ये किसने दिया था? गिलबर्ट ने। गिलबर्ट ने। तो ये तो हमारी चेनिंग की जो विधि थी वो हमने पढ़ी है। इसके बाद में देखो, जो स्किनर है उसने दी थी पुनर्बलन अनुसूचियां। क्या दी? पुनर्बलन अनुसूचियां, कि पुनर्बलन कैसे कैसे देना चाहिए। उसने ये बताया कि भाई शिक्षा के अंदर पुनर्बलन कैसे कैसे दिया जाए। तो पहला उसने विवरण दिया, पहला नाम दिया उसने सतत पुनर्बलन। क्या दिया? सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, रीइंफोर्समेंट। सतत पुनर्बलन, जैसे नाम ही स्पष्ट है, सतत मतलब लगातार पुनर्बलन देना, चाहे उसका उत्तर सही है चाहे उसका उत्तर गलत है। मतलब कोई भी क्वेश्चन का जवाब दिया, मैं से क्लास में जैसे मान लो, तो जैसे बच्चे ने एक क्वेश्चन का जवाब दिया तो उसके ऊपर उसको पुनर्बलन देना हाथों हाथ, फिर नेक्स्ट का दिया तो पुनर्बलन देना है, सतत रूप से पुनर्बलन देना है। दूसरा जो है वो क्या है? आंशिक पुनर्बलन, पार्शियल, क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल रीइंफोर्समेंट। इसमें देखो नाम से स्पष्ट है, इसमें लगातार पुनर्बलन नहीं देना है। इसमें क्या है कि भाई जो भी बच्चा जवाब दे रहा है तो उसकी कुछ, उसमें से कुछ है ना, कुछ, जैसे मान लो 5 जवाब दिए बच्चे ने, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है। 2 क्वेश्चन दे दिए, 3 क्वेश्चन दे दिए, मान लो कभी भी है, तो कुछ परसेंट उसने सही जवाब दे दिया, फिर कहते हैं शाबाश बेटा। क्या बोलेंगे उसको? शाबाश बेटा, तूने अच्छा जवाब दिया। इसमें तो हर प्रश्न के ऊपर शाबाशी देनी है। या गलत जवाब दे दिया तो उसके अंदर उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। नेगेटिव भी उसको पुनर्बलन देना है, लेकिन हर प्रश्न पे देना है। इसमें क्या है, कुछ प्रश्न हो गए, कुछ प्रश्नों का सही जवाब दे दिया तो उसको पुनर्बलन देना, कुछ अनुक्रिया होगी तो उसमें उसको क्या दे दिया? पुनर्बलन दे दिया। तो ये 3 प्रकार से होता है। ये पुनर्बलन क्या होता है? 3 प्रकार से दिया जा सकता है। पहला देखो इसमें क्या है, निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल पुनर्बलन। दूसरा देखो, दूसरा है इसका निश्चित अनुपात, अनुपात पुनर्बलन। तीसरा देखो, परिवर्तनशील अंतराल पुनर्बलन। और एक चौथा देख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चौथा। देखो पहले अंतराल है, यहाँ पे भी अंतराल है, यहाँ अनुपात है, यहाँ पे भी अनुपात आएगा। परिवर्तनशील अनुपात पुनर्बलन। देखो क्या फर्क है इन सब में। आंशिक पुनर्बलन के अंदर आता है, आंशिक का मतलब कुछ समय बाद या कुछ टाइम के बाद, कुछ क्वेश्चनों के बाद, कुछ व्यवहार के बाद में उसको पुनर्बलन किया जाता है, सही अनुक्रिया पर और गलत अनुक्रिया पर। ठीक है। 4 प्रकार से होते हैं। पहला है निश्चित अनुपात पुनर्बलन। ठीक है। पहला देखो क्या है, निश्चित अनुपात का मतलब क्या होता है, निश्चित अंतराल का मतलब क्या होता है कि भाई एक निश्चित समय के बाद में, एक निश्चित समय के बाद में पुनर्बलन देना। जैसे मान लो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जिसके पास गवर्नमेंट सर्विस होती है, उसको निश्चित समय मतलब 1 मंथ के बाद में उसको सैलरी मिलती है, मतलब 1 मंथ के बाद में सैलरी मिलती है, तो मतलब वो पुनर्बलन ही तो है। तो ठीक है। इसमें कहते हैं एक समय के बाद में, एक फिक्स समय के बाद में उसको पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है।
निश्चित अनुपात में देखो क्या होता है। निश्चित अनुपात मतलब एक फिक्स, ऐसे समझ लो अनुपात का मतलब हो गया कि भाई कुछ फिक्स अनुक्रिया होगी। मान लो जैसे भाई 3 अनुक्रिया, उसने 3 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, फिर 3 के बाद में अगर 6 प्रश्न आ गए तो सही उसको पुनर्वितरण दिया जाएगा, फिर 9 प्रश्न से मतलब 9वें नंबर पे आएगी बारी तो सही उस पर पुनर्वितरण दिया जाएगा। तो ये हो गया निश्चित अनुपात पुनर्वितरण। जैसे मान लो बच्चे से 10 प्रश्न पूछने हैं, पहला उसने सही जवाब दे दिया, दूसरा सही जवाब दे दिया, फिर उसको पुनर्वितरण दिया जाएगा। या एक गलत दे दिया एक सही दिया, तब उसको पुनर्वितरण दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा शाबाशी, या फिर जो भी है गाली काटनी है उसको दी जाएगी। फिर तीसरा क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं बोला, 4 नंबर बोला, फिर वापस से उसको पुनर्वितरण दिया जाएगा। तो निश्चित अनुपात का मतलब एक फिक्स अनुपात के बाद में उसको पुनर्वितरण दिया जाएगा। परिवर्तनशील, परिवर्तनशील अंतराल मतलब क्या होता है? देखो परिवर्तनशील अंतराल का मतलब है, देखो परिवर्तन हो रहा है किसका? समय का, मतलब किसी भी समय पर उसको पुनर्वितरण दिया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है इसमें। इसमें क्या निश्चित समय, इसमें कोई फिक्स नहीं है। यही बात परिवर्तन अनुपात में आ जाएगा कि भाई कोई अनुपात फिक्स नहीं है, कभी 2 के बाद में दे दिया, कभी 5 के बाद में दे दिया। ठीक है, तो ये सारे कौन सी अनुसूचियाँ हैं पुनर्वितरण की, कि पुनर्वितरण कैसे कैसे दिया जा सकता है। एक तो होता है हर चीज़, हर व्यवहार के बाद में पुनर्वितरण देना, उसको क्या बोलते हैं हम? सतत पुनर्वितरण। फिर आंशिक पुनर्वितरण मतलब क्या होता है आंशिक पुनर्वितरण का? कि भाई हाँ कोई फिक्स नहीं है हमारा, कुछ सही अनुक्रिया पर दे देना। ठीक है, इसमें 4 पार्ट आ गए, निश्चित समय के बाद में, निश्चित अनुपात में, कोई फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, कोई अनुपात फिक्स नहीं है। तो ये सारी हमारी क्या है? पुनर्वितरण की अनुसूची है। दोनों में से बढ़िया कौन सा है? दोनों में से आंशिक पुनर्वितरण बढ़िया माना जाता है, क्योंकि सतत में तो फिर बच्चा आदत हो जाती है उसको, आंशिक में उसको पता नहीं होता मुझे पुनर्वितरण कब मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं प्रयोग के अंदर क्या है, शिक्षा में इसके उपयोग, शिक्षा में उपयोग। एक तो इसने प्रोग्राम लर्निंग की बात की थी, किसकी? प्रोग्राम्ड लर्निंग। जैसे अभिक्रमित अनुदेशन पढ़ा था, तो उसमें क्या जैसे कंप्यूटरिंग होता है, यानी फिक्स सिस्टम होता है भाई, एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, जैसे एक सिस्टमेटिक ढंग हो गया, सिस्टमेटिक ढंग। तो सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रोग्राम होती है लर्निंग, उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हम कह सकते हैं, और क्या क्या होता है इसमें? देखो एक वर्ड आता है निदानात्मक, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक का मतलब क्या होता है? कि कमजोरी को पहचानना। देखो अगर हम पुनर्वितरण देंगे तो हमें पता लगता है कि भाई हाँ, पुनर्वितरण का अगर सिस्टम हुआ कि भाई हाँ शाबाशी भी देनी है और कमियां भी निकालनी है, तो उसकी कमियों का पता लगता है, और कमियों को पहचानना क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण। फिर उसका क्या किया जाता है? जो कमी है उसको दूर करने के लिए उसका उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। तो उसमें भी जो स्किनर का जो उपयोग है उसके ऊपर आधारित है। निदानात्मक परीक्षण मतलब कमियों को पहचानना फिर उसका सुधार करना। तो बताओ ये पुनर्वितरण पे आधारित है या नहीं है? इसलिए निदानात्मक परीक्षण जो बनाए जाते हैं वो किस पर आधारित है? स्किनर के उपयोग पर आधारित है। उपचारात्मक जो शिक्षण किया जाता है वो किस पर आधारित है? पुनर्वितरण पर आधारित है। इसके अलावा बताओ और इसका उपयोग क्या है? सीखने को दिशा प्रदान करना। अगर एक दिशा में कार्य करते हैं, सीखने की दिशा, एक निर्देशों के माध्यम से सिखाना, उस वो किसके आधार पर आधारित है? वो हमारे जो स्किनर भाई साहब है उसके नियम पर आधारित है। इसके अलावा देखो एक आती है शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्रियां जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड, रेडियो, टीवी, प्रोजेक्टर, ये जो जितने भी जो चीज़ों को यूज किया जाता है वो स्किनर के ऊपर आधारित है। ठीक है, किसके ऊपर आधारित है? स्किनर के ऊपर आधारित है। इसके अलावा व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार में सुधार करना पुनर्वितरण पर आधारित है। यानी व्यवहार परिमार्जन भी किस पर आधारित है? हमारे स्किनर के रूल पर आधारित है। तो ये हमारा नियम था स्किनर का। ठीक है, जो हमने पढ़ा बहुत बड़ा नियम था और बहुत अच्छा नियम था। ठीक है,
तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।